नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद अभय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब नरेशन के बारे में उसके एक एक बिंदु को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, समय को न गंवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नरेशन क्या है? आपके मन में आता होगा नरेशन। तो नरेशन क्या है, इसकी पहले चर्चा करते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन, देखिए, नरेशन जो शब्द है इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो हम बोलते हैं वही नरेशन है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, अपनी बात को उसी बात को किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाए तो वो जो बात की जा रही है उसी को ही नरेशन कहते हैं। ये नरेशन दो तरह का हो सकता है। एक होता है सीधे डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे नरेशन में दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहला होता है डायरेक्ट, यानी सीधे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दी जाए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राहुल ने कहा, राहुल सेड आई एम बिजी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राहुल ने एग्जैक्टली वही वर्ड उसी तरह बोल दिया, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। जैसे जब हम कोई सेंटेंस या कोई वाक्य या किसी बात को किसी के द्वारा कहते हैं कि जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल है कि राहुल सेड आई एम बिजी। अब इस सेंटेंस को आप लोग अच्छे से देखिए। अगर राहुल ने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो यानी अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो राहुल सेड आई एम बिजी, यानी कोई व्यक्ति है या मान लो कोई भी व्यक्ति है अपनी बात को सीधे बोल दे रहा है कि राहुल सेड आई एम बिजी। यानी कि अगर इस तरह का सेंटेंस बोला जाए कि एग्जैक्टली वही वर्ड जो उसको बताना है वही बोल दिया जाए तो वो होता है डायरेक्ट। अगर वक्ता को सीधे उसके बात को ही बता दिया जाए तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में समझ में आपको कहेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच होता है जब वक्ता अपनी बात को सीधे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दे। जैसे राहुल सेड आई एम बिजी। अगर यही बात को अगर राहुल दूसरे व्यक्ति द्वारा कहेगा, उसी बात को अगर किसी के माध्यम से कहा जाए, यानी राहुल अपनी ही बात को दूसरे के द्वारा कहा जाए कि राहुल सेड दैट ही वाज बिजी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राहुल अपनी ही बात को दूसरे के द्वारा कह रहा है, वो सीधे उस बात को नहीं कह रहा है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच होता है, यानी अपनी बात को किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कहा जाएगा राहुल सेड दैट ही वाज बिजी। यानी कि एक जो सेकंड पर्सन है वो राहुल के बारे में आपको बताए। जब सेकंड पर्सन बताएगा तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या करना है, इनडायरेक्ट क्या करना है। यानी कि अपनी बात को जब हम सीधे दूसरे व्यक्ति तक कहें तो वह होती है डायरेक्ट स्पीच। सीधे अगर कह दिया जाए, यानी कि अगर कोई जो एग्जैक्ट वर्ड है, यानी कि अगर इसे याद करने के लिए आप लोग सीख जाने कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट में अपनी बात को एग्जैक्टली यानी सीधे तक वही बात कह दी जाती है। जैसे कहा राहुल सेड आई एम बिजी, वहां सीधे एक बात कही जाए। लेकिन इनडायरेक्ट में जो होता है, इनडायरेक्ट में उसके जो मीनिंग होता है उसको इनडायरेक्टली कहा जाता है। इनडायरेक्टली कहा जाता है। ये हो गया नरेशन। अब समझते हैं एक एक टॉपिक को कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच को कोई स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड के बिना किसी बदलाव के कहे,
एक टॉपिक आया कि अगर डायरेक्ट स्पीच वहां वो होता है जब कोई स्पीकर, जब कोई वक्ता अपने एग्जैक्ट वर्ड को किसी बिना चेंजिंग के सीधे वही बात बोल दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड आई एम हैप्पी, यानी राम ने कहा मैं खुश हूं। यहाँ राम एक एग्जैक्टली ये कह रहा है कि आई एम हैप्पी, इसलिए यह डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की हम पहचान कैसे कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच की अगर पहचान की बात आएगी, पहचान, कोई डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है तो उसको आप लोग पहचानोगे कैसे? उसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कामा में जो स्पीच लिखी जाती है, इन्वर्टेड कामा आपको मिलेगा, डबल इन्वर्टेड कामा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई एम टायर्ड, तो यहाँ ही सेड क्या है? ही सेड रिपोर्टिंग पार्ट है और आई एम टायर्ड रिपोर्टेड स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट में बटा, पहला है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जैसे आपको सेंटेंस कहा जा रहा है राहुल सेड, राहुल सेड, तो जो पहला वाला पार्ट है सेड या राहुल सेड, जो जो वक्ता कहता है किसी के बारे में, तो वही है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे देखिए मोहन सेड, उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है वो तो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम विल। यहाँ इस दोनों सेंटेंस में हमको समझ में आ गया कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब और जो सेकंड पार्ट होता है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम में आप सबके कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है। तो इस चीज को हम लोग बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। यानी अगर आप इसकी एक ट्रिक बनाओ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा रहता है जो शब्द, वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। बस इतना बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे स्ट्रक्चर रहता है। तो डायरेक्ट को कैसे आप कंपेयर करोगे? तो डायरेक्ट में ही सेड आई एम बिजी, अगर ये इस तरह का सीधा सीधा वाक्य लिखा हुआ है ये डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कामा भी है। इस तरह का वाक्य होता है डायरेक्ट। और जब इनडायरेक्ट में लिखा जाएगा तो ये जो इन्वर्टेड कामा है ये हट जाएगा, उसके साथ कनेक्टर आ जाते हैं दैट, और इन्वर्टेड कामा हट जाता है। इसकी आगे हम चर्चा करते हैं कि जो दैट आया ये कहाँ से आया, उसके बाद ही आई का ही कैसे हो गया, आई एम का वाज कैसे हो गया। इस सब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसी के बेसिक कंसेप्ट को अब हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए बेसिक रूल क्या है। इसका बेसिक रूल है कि जब कोई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो मुख्यतः इन चीजों पर ध्यान दे देते हैं। पहला है इन्वर्टेड कामा, पहला जो रूल है इन्वर्टेड कामा है। इन्वर्टेड कामा में तो हम सीधे डायरेक्टली उसको हटा देते हैं जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरा रूल है दैट का प्रयोग। इनडायरेक्ट में जब इन्वर्टेड कामा हटता है तो उसके जगह अगर कोई स्टेटमेंट है तो वहां पर दैट आ जाता है, इसका प्रयोग करते हैं दैट। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, एक सेंटेंस है ही सेड आई एम रेडी, तो ये क्या है? डायरेक्ट है। अगर इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा ही सेड, अब इन्वर्टेड कामा हटेगा तो इसकी जगह दैट आ जाएगा, दैट ही वाज रेडी। यहाँ पे ही और वाज जो आ रहा है इसकी चर्चा भी आगे हम बताएंगे कैसे चेंज हो रहा है। अभी आप लोग दैट के बारे में समझिए कि यहाँ पे जब इन्वर्टेड कामा हट गया तो उसकी जगह जब इनडायरेक्ट में तो दैट आ गया। अगला चेंज देखते हैं रूल नंबर 3 में, वो होता है प्रोनाउन का चेंज। प्रोनाउन का चेंज भी बहुत महत्वपूर्ण है, वही जो बताया प्रोनाउन, यानी जो आई के साथ क्यों ही आया, क्यों उसके साथ हिम आया। तो आई के लिए, राम के लिए होता है, इनडायरेक्ट में आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसलिए अगर आई था तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम,
तो राम के लिए अगर ही आ जाता है। इस तरह जो सेंटेंस था, राम सेड दैट ही वाज हैप्पी। अगला रूल देखते हैं कि टेंस चेंज का इंट्रोडक्शन, यानी अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक महत्वपूर्ण चेंज होता है उसके टेंस में परिवर्तन। अभी हमने दो परिवर्तन देखा, एक देखा कि इन्वर्टेड कामा हटाने पर दैट लग जा रहा है, सेकंड देखा कि प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, और थर्ड अब देखेंगे टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कैसे होता है? टेंस में परिवर्तन देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है, किसमें होती है? पास्ट टेंस। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में आपको दिखे तभी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज होता है। एग्जाम की दृष्टि से इसको आप एकदम याद कर लीजिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसी को कहते हैं बैक शिफ्ट ऑफ टेंस, यानी कि कोई भी टेंस पीछे चला जाता है। अगर प्रेजेंट का है तो वो पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे आई में रहेगा तो वाज हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, हैज हैव का हैड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो इस तरह उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया जा रहा है ही सेड आई एम बिजी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेड दैट, आई का ही आ जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा, बिजी, दी आपका इनडायरेक्ट बन गया। ही सेड दैट ही वाज बिजी। यहाँ पे हमने देखा कि आई एम के लिए क्या आया? आई एम के लिए वाज आ गया, यानी उसका जो टेंस था वो पीछे शिफ्ट हो गया, यानी पास्ट में आ गया। और रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो भी पास्ट में थी, इसके कारण हम टेंस को बदलेंगे। अगर यहाँ पे सेड ना होता तो ये भी टेंस ना चेंज होता। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही होना चाहिए, तब हम टेंस में चेंज करेंगे। अगला एग्जांपल इसी तरह देखते हैं। लिखा है ही सेड आई एम हैप्पी, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट शी वाज हैप्पी। अब आगे इसके हम जो एक फार्मूला बना कि डायरेक्ट में क्या क्या रहता है, तो उसको आप जब फार्मूला के थ्रू देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच में पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब रहती है, अभी जो इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच लिखी होती है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट में पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, फिर एक कनेक्टर लगा रहेगा, और लास्ट में जो हम चेंज करेंगे चेंजिंग स्पीच। ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। इसमें अगर कोई भी चेंज करोगे तो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल से देख रहे हैं कि राम सेड दैट ही वाज हैप्पी, यहाँ सेड के बाद एक कनेक्टर आ रहा है दैट, और जो टेंस जो चेंज हो जा रहा है, वाज ही जो आई था जो प्रेजेंट में था वो पास्ट में चला जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये हमारा ये कंसेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है ही सेड आई एम टायर्ड, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेड है, पास्ट है तो सेड तो ही सेड रहेगा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा, और वाज टायर्ड। ऑप्शन बी से हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, ही किस लिए आ रहा है, दैट किस लिए आ रहा है, वाज किस लिए आ रहा है। जो ही आ रहा है, ही जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए ही आ गया। आई एम के लिए एम में टेंस परिवर्तन हुआ इसलिए वाज आ गया। इसी तरह आप लोग भी करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड आई एम रेडी अगर लिखा है तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? राम सेड, तो राम सेड लिखो डायरेक्ट, उसके बाद एंड दैट लगाओ, उसके बाद आई की जगह ही, उसके बाद टेंस जाओ पास्ट, वाज रेडी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी, तो शी सेड दैट आई की जगह ही, लेकिन यहाँ पे सी है, सी क्या है? फीमेल वर्ड है तो इसके लिए सी फिर आ जाएगा, तो सी वाज हैप्पी। ही नहीं वो मत करना क्योंकि यहाँ पर फीमेल है। तो सी सेड दैट सी वाज हैप्पी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सेड आई एम बिजी, अगर इस तरह का दिया हुआ है तो मोहन, इसमें पूछा है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब जो फर्स्ट वाला इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसका जो सेकंड पार्ट होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर सेड जो है एक रिपोर्टिंग वर्ब है।
रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच जो लास्ट पार्ट में इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ पार्ट है वही रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हम सबने नरेशन के दो फॉर्म्स के बारे में पढ़े। नरेशन में दो फॉर्म होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड बोले वही डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो रिपोर्टर के द्वारा उसको इनडायरेक्ट रूप से बोला जाता है, यानी उसमें जिसमें हम टेंस परिवर्तन कर देते हैं वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस के बाहर लिखी होती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। इनडायरेक्ट स्पीच की इन्वर्टेड कामा के हटने के बाद होती है। स्टेटमेंट में जनरली दैट का ही प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन और टेंस में आवश्यकता अनुसार चेंजेस होते हैं। ये 8 पॉइंट हुए। तो दोस्तों आज हमने नरेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि नरेशन पार्ट 1 आप डन। अगर आपको ये नरेशन की पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में हम नरेशन का पार्ट 2 जो उसके टेंस में चेंजेस आते हैं, प्रोनाउन चेंज होता है, उसका विस्तार से समझेंगे। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।